हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू परफेक्शन आईएएस न्यू वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम एक 50 दिनों की मेंस क्वेश्चन प्लानर सीरीज़ को शुरू कर रहे हैं, जहां पर हम हर दिन एक क्वेश्चन 50 दिनों तक देंगे और उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। कैसे उनका आंसर लिखना है, क्या इंट्रोडक्शन होनी चाहिए, क्या बॉडी पार्ट होना चाहिए, किस तरह से उसे कंक्लूड करना है। ये विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा लाभकारी है जो पहली बार पीटी की एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनके पास किसी तरह के संस्थानों में जुड़ने का कोई अनुभव नहीं रहा है, लॉकडाउन की वजह से कहीं जा नहीं सकते हैं। सो वो इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस ले सकते हैं, और ख़ास करके वो विद्यार्थी जो पहले से मेंस की परीक्षा दे चुके हैं वो इसे अपना कंटेंट एनरिचमेंट के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। डेली का एक क्वेश्चन है तो आपके लिए ज़्यादा बर्डन भी नहीं होगा। एक क्वेश्चन हम रोज़ डिस्कस करेंगे, आप इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर आपको आंसर लिखने की इच्छा है तो आप उसका कमेंट बॉक्स में एक अपना मॉडल आंसर का, अपना खुद का भी आंसर लिख सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रश्न को, इस संख्या को पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। बट इससे पहले कि जब हम शुरू करें तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि परफेक्शन आईएएस ऑनलाइन और ऑफलाइन 66 बीपीएससी मेंस के लिए टेस्ट सीरीज़ चला रहा है। ऑफलाइन तो अब तक, जब तक लॉकडाउन की परमिशन है तब तक तो बंद है, लेकिन ऑनलाइन चल रही है। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें इन दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्न को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, राज्यपाल की शक्तियां व कार्य तथा बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका पर चर्चा करें। यानी कि यहाँ पर प्रश्न को दो भाग में बांटा गया है। पहला कि राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य, दूसरा उसके रिलेटेड बिहार का कॉन्सेप्ट और ख़ास करके बिहार की राजनीतिक, यानी कि इस पर एक राजनीतिक टिप्पणी हमें करनी है, पॉलिटिकल कमेंट, और उस पर हमें चर्चा करना है। यानी कि जो डिस्कस कीवर्ड है यहाँ पर, तो चर्चा में आप उसको हर एस्पेक्ट को उजागर कर सकते हैं, हर उसके प्रारूप को। तो चलिए इसके इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको पता ही है, आप दे सकते हैं कि आर्टिकल 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ये संविधान निहित है। और राज्यपाल के दो कर्तव्य होते हैं। पहला, वो सेंटर का एजेंट होता है, यानी सेंटर का दूत होता है राज्यों में, और राज्य की जो एग्जीक्यूटिव पावर है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। तो उसके दो प्रमुख कार्य होते हैं। लेकिन हाल के दिनों में यह देखा जा रहा है कि उसकी जो पहला कर्तव्य है, यानी कि सेंटर का दूत, राज्य का एजेंट ऑफ द सेंटर, वो तो बड़े अच्छे से निभा रहा है, लेकिन उसकी जो दूसरी कर्तव्य है, दूसरी ड्यूटी है, दैट इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है और पॉलिटिकली विंडिक्टिव, यानी कि सेंट्रल में जो पावर है उसके फेवर में कहीं ना कहीं ये काम कर रही है। और ये जो है चिंता का विषय बना हुआ है। इस तरह से आप अपने इंट्रोडक्शन में भी अपने मेन बॉडी आंसर के अपने प्रारूप को या अपने थिंकिंग को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई रीसेंट एग्जांपल अगर आप दे सकते हैं कि बंगाल का एग्जांपल देना हो, या महाराष्ट्र का एग्जांपल देना हो, या कर्नाटका का एग्जांपल देना हो, जम्मू कश्मीर का एग्जांपल देना हो, इस तरह के एग्जांपल भी इसे देकर समाप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले जब बॉडी पार्ट में शुरू करेंगे तो देखेंगे कि संवैधानिक प्रावधान राज्यपाल की नियुक्ति एवं शक्तियों को लेकर क्या है। तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है वो राज्यपाल में निहित होगी, और संविधान के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग उसके द्वारा या तो सीधे या तो अधीनस्थ, यानी कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की जो पावर है, या तो राज्यपाल सीधे या उसके बिहाफ पे जो ऑफिसर्स काम करते हैं राज्यों में, जितने भी एग्जीक्यूटिव, आपको पता है कि राज्य की जितने भी कार्यपालिक शक्तियाँ हैं उसका प्रमुख होता है राज्यपाल। और राज्यपाल जो है वो अपने बिहाफ पर अलग अलग अफसरों को नियुक्त करता है, अधीनस्थ अधिकारियों को नियुक्त करता है, जो उनके बिहाफ पर, उनके द्वारा, उनके माध्यम से अपने कार्य को, उनके सील और सिग्नेचर के तहत वो काम करता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राज्य केंद्र में राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के बिहाफ पर काम करता है। अनुच्छेद 155, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित आपत्तित पद पर नियुक्त किया जाता है। दैट मीन्स ही इज अपॉइंटेड अंडर द वारंट एंड सील ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसी की वजह से आपने एक प्रावधान और सुना होगा कि ही इज़ अप टू द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी जब तक कि प्रेसिडेंट की इच्छा होगी तभी तक राज्यपाल जो है उस राज्य का राज्यपाल बना रहेगा। कोई फिक्स्ड उसका टेन्योर, यानी कोई समय सीमा या कार्यकाल उनका जो है निश्चित नहीं होता। और यही सबसे बड़ा एक कारण है कि क्यों जो राज्यपाल है वो केंद्र की तरफ ज़्यादा झुके रहते हैं बनिस्बत अपने राज्यों की तरफ अपनी कर्तव्यपरायणता के बदले। अब उनकी शक्तियों को हम देख लेते हैं, शक्तियाँ और कार्य। तो जाहिर सी बात है कि राज्यपाल के कुछ कार्य नहीं थे और उन कार्यों को करने के लिए उसे कुछ शक्तियाँ चाहिए। तो कार्य और शक्तियाँ आपस में एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं इस तरह पे, क्योंकि कार्य करने के लिए चाहिए क्या, शक्तियाँ। तो किस तरह की शक्तियाँ हैं उनके पास? तो कार्यकारी शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ और
विवेकाधीन यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर, विवेकाधीन अपने विवेक के अंदर जो कुछ लेने वाली शक्तियाँ, उसको हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर, यानी कि अपने विवेक से बहुत सी शक्तियाँ और बहुत से डिसीजन, बहुत से निर्णय वो ले सकते हैं। और यहाँ तक कि जब राज्यपाल को राष्ट्रपति से हम कंपेयर करेंगे तो उनके कंपैरिजन में राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियाँ अधिक होती हैं राष्ट्रपति के तुलना में। ये भी स्टेटमेंट आप यहाँ पर लिख सकते हैं। अब पहले देखते हैं कार्यकारी शक्तियाँ। तो राज्य सरकार के सभी कार्यकारी और प्रशासकीय कार्य औपचारिक रूप से किसके नाम पर किए जाते हैं? तो राज्यपाल के नियम से किए जाते हैं और इसके लिए अनुच्छेद है 166 का 1। दूसरा, वो राज्य सरकार के अधिक सुविधाजनक कार्य को संचालन के लिए नियम बना सकते हैं, यानी कि फॉर द बेटर परफॉर्मेंस एंड द बेटर लेजिस्लेशन दे कैन बी रूल्स एंड रेगुलेशन अंडर द ऑफिशियल मैनुअल एक्ट, आर्टिकल 166 के पार्ट 3 में। वह मुख्यमंत्री और अन्य मुख्यमंत्रियों को नियुक्ति करता है और यहीं पर वो कभी कभी जब किसी पार्टी को, जब किसी चुनाव के बाद किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न प्राप्त हो या किसी गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं दिख रहा हो तो पहले किसे बुलाना है, इस पर वो अपने विवेकाधीन शक्तियाँ हैं उसकी, यानी कि वो अपने विवेक के अनुसार एक्ट कर सकता है और जिसे हम कहते हैं डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नर। और यहीं पर सारी की सारी पॉलिटिक्स जो है मोड़ लेती है। रिसेंटली जो आपने महाराष्ट्र का एग्जाम्पल देखा होगा, किस तरह से सुबह 4 बजे बुलाकर एक मुख्यमंत्री को और उप मुख्यमंत्री को शपथ दिलवा दी जाती है, बजाय उसके कि उसके सदन में जो है मेजॉरिटी हो या ना हो। इसका एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। वह राज्य के महाधिवक्ता की, यानी कि जो सॉलिसिटर जनरल है, एडवोकेट जनरल है, उनकी नियुक्ति करता है, उसका पारिश्रमिक और उसकी सैलरी भी तय करता है। राज्य के निर्वाचन आयुक्त और उसके सदस्यों की नियुक्ति करता है। उसके पदावधि यानी कि लाइफ टर्म टेन्योर कितने कार्यकाल होगा उसको भी निर्धारित करता है। वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री के प्रशासन के मामलों में उससे संबंधित जानकारी ले सकता है, दैट इज इट कैन आस्क द चीफ मिनिस्टर अबाउट द गवर्नेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट। वह राष्ट्रपति के राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की, जो आपातकाल चीज़ है, इमरजेंसी की सिफारिश कर सकता है आर्टिकल 356 के तहत। जो राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन जिसे कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, जो कि मुख्यतः गवर्नर द्वारा ही यानी कि राज्यपाल का शासन होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के नाम पर किया जाता है। तो इस तरह से जो राज्यों में जो इमरजेंसी है आर्टिकल 356 के तहत वो ये सिफारिश कर सकता है, जिसमें आर्टिकल 365 भी यूज़ होता है। 365 के तहत राज्यपाल यह देखता है और इस नीति पर पहुंचता है कि राज्य का शासन जो है संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है, और जब नहीं चल रहा होता है तो 365 के तहत वो एक मैसेज भेजता है और फिर उस मैसेज को रिएक्ट करते हैं आर्टिकल 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति का शासन लगाते हैं, जो मुख्यतः राज्यपाल के अंदर ही चलता है। वह राज्य में विश्वविद्यालयों के कुलपति यानी कि जो वाइस चांसलर भी होते हैं। दूसरा, विधायी शक्तियाँ। विधायी शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो राज्यपाल राज्य की विधायिका का अभिन्न अंग है और इसीलिए उसके पास बहुत सी शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि वो विधानमंडल का सत्र बुलाता है और उसे बंद भी करता है, यानी कि इट प्रोमोलगेट्स एज वेल एज प्रोरोगेट्स द सेशन ऑफ द विधानसभा। वो प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र की शुरुआत में और प्रत्येक वर्ष यानी कि जो पहला सेशन होता है, पहले मीटिंग में और पहले सेशन को संबोधित करता है। वो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पदों के खाली रहने पर जो व्यक्ति या जो सदस्य उन कार्रवाई को अध्यक्षता करेंगे उनके नाम की नियुक्ति करता है। वो साहित्य, विज्ञान, कला और इन सब में क्षेत्र में जो परिपूर्ण जिस तरह के राष्ट्रपति की शक्तियां हैं राज्यसभा में लोगों को मनोनीत करने की, उसी तरह से ठीक जो राज्य की जो विधान परिषद होती है उसमें लोगों को मनोनीत किए जा सकते हैं। इसके अलावा और भी उनकी विधायी की शक्तियाँ हैं, जैसे कि खासकर की जो ट्राइबल क्षेत्र हैं, ठीक है, जो अपने ट्राइबल क्षेत्र हैं, आसाम का अलग क्षेत्र हो गया, इस तरह के अलग अलग क्षेत्र में जहाँ गवर्नमेंट्स को, जहाँ राज्यपालों को अधिक शक्तियाँ, अलग विशेष शक्ति मिलती है, वहाँ पर उन क्षेत्रों के विकास के लिए वो कुछ अलग से अपने विधायी कार्य बना सकता है। जैसे कि गोरखा ऑटोनॉमस काउंसिल के लिए बना सकता है, असम में बना सकता है, मेघालय में बना सकता है, इन सारी जगहों पर। चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता पर सवाल पर फैसला करते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों के लिए राज्यपाल की सहमति जो है वो अति आवश्यक है, यानी कि उस आर्टिकल 200 के तहत वह किसी विधायिका जो पास होती है उसे रिजर्व करके राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए रख सकता है, और जब तक राष्ट्रपति उसे अनुमोदित ना करे वो पास नहीं हो सकता है। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, जैसे कि राज्यों की विधायकों को एक तरह से बैरियर रखने के लिए, स्टॉप करने के लिए।
राज्य विधानमंडल का सत्र नहीं चलने पर अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं उसकी 213। और ठीक उसी तरह से राष्ट्रपति के पास शासन है 123 में सेंट्रल ऑर्डिनेंस अध्यादेश कहते हैं। अब देखते हैं वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ क्या है? तो आर्टिकल 199 के तहत धन विधेयक मनी बेल पे केवल उसकी पूर्व अनुशंसा की जरूरत है। जिस तरह से राष्ट्रपति जो है वो प्री रिक्विजिशन देता है और एसेंट देना पड़ता है, उसी तरह से गवर्नर की पहले से उसमें अनुशंसा की आवश्यक होती है प्रस्तुत करने से पूर्व। सिवाय उसकी अनुशंसा के अनुदान में कोई मांग पूरी नहीं की जा सकती। वह किसी भी अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए राज्य की आकस्मिक निधि से अग्रिम दे सकता है। यानी कि दो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, जो कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट है, उससे कुछ निकासी करने के ऑर्डर उसी से आते हैं। ये उसकी जो है एक तरह से व्यवसायिक शक्तियाँ हैं। यह पंचायत व वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग का गठन करता है। तो ये भी एक वित्तीय शक्तियाँ हैं। वह राज्य में विधानमंडल के रखे जाने वाले बजट का निरीक्षण करता है, जो अनुच्छेद 202 के तहत आता है। अब देखते हैं न्यायिक शक्तियाँ। तो न्यायिक शक्तियाँ बहुत ही आसान है कि राज्य में जो राज्यपाल के पास ऐसे विषय संबंधित किसी भी कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के दोषी व्यक्ति को सजा को वो क्षमा, स्थगित, कम या परिहार या निलंबित कर सकता है। परिहार या लघुकरण करने की शक्ति होती है, जिस पर राज्य की कार्यपालिका का शक्ति का विस्तार होता है। यानी कि जितने राज्य के जो क्षेत्र है उस कार्यपालिका के क्षेत्र के तहत वो क्या क्या कर सकता है? तो वो कर सकता है क्षमा, स्थगित, कम या परिहार या निलंबित, परिहार या लघुकरण। इन जांच की शक्तियां उसके पास होती हैं। संबंधित उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति जो है उससे परामर्श लेते हैं। वह उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति, तैनाती और पदोन्नति भी करते हैं। अब देखते हैं विवेकाधीन शक्ति यानी कि पावर्स ऑफ डिस्क्रिशन। राज्यपाल के पास निम्नलिखित मामलों में संवैधानिक अधिकार होता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक यानी कि आरक्षण 201 कौन से विषय के लिए जो है राष्ट्रपति किस विषय की विधायिका को राष्ट्रपति के लिए हमें विशेष रूप से आरक्षित रखना है, उसकी शक्ति किसके पास होती है? वो होती है राज्यपाल के पास। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश भी वो अपनी इच्छा से कर सकता है। मुख्यमंत्री से जानकारी मांगने की भी उसकी शिक्षा जो है वो अपनी विवेक पर वो लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि बिहार में राज्यपाल की भूमिका क्या रही। तो इस पर कंटेक्स्ट देते हुए देंगे जब वहाँ पर एनडीए की सरकार थी तभी भी राज्यपाल ने अपने से कुछ राजनीतिक कदम उठाए थे सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर में। ठीक उसी तरह से जब यूपीए की सरकार थी तभी भी नीतीश कुमार के अगेंस्ट कुछ सेंट्रल फेवर में उठाए गए थे। और इस तरह का आप एग्जांपल दे सकते हैं कि हाल ही में जो 2014 में 15 में जो सरकार बनती है जेडीयू और आरजेडी की तरफ, तो किस तरह से जेडीयू जो है निकल कर बीजेपी के साथ सरकार बना लेती है। और जब आरजेडी मीटिंग के लिए समय मांगती है तो राज्यपाल महोदय डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट लेकर चले जाते हैं। तो इस तरह से जो सबसे बड़ी पार्टी होती है वो सत्ता से बाहर रख दी जाती है। और इस तरह से जो एक लोकतंत्र का जो मजाक उड़ता है कि दो पार्टियां जो साथ में मैंडेट लेकर चुनाव लड़ती हैं किसी एक पार्टी के विरुद्ध और उसी से मिलकर फिर वो सरकार बना लेती हैं और राज्यपाल इसमें जो है वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। इस तरह की चीज़ें आप इसमें लिख सकते हैं। आज़ादी के बाद जो है 356 जो आर्टिकल है, राज्यों की जो इमरजेंसी राष्ट्रपति शासन जिसको कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल, जो गवर्नर द्वारा किया जाता है 70 वर्षों में सबसे ज़्यादा, ठीक है, कम से कम 8 बार से ज़्यादा जो है वो बिहार में इसका उपयोग हो चुका है। तो बता रहा है कि किस तरह से राज्यपालों एवं जो ये अनुशासन अनुच्छेद है 356 उसका किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। अनुच्छेद 213 जो अध्यादेश वाला कानून है इसका भी समय समय पर दुरुपयोग होता है। जो लोग, जो सरकारें जो खासकर की जो अपने सदन में उनका बहुमत सिद्ध नहीं कर पाते हैं या जिस तरह से वो बहुमत से बिल पारित कराने की स्थिति में नहीं होते हैं या अपनी आलोचना को नहीं झेल पाते हैं, वो इस तरह से अल्टरनेट रास्ता ढूंढते हैं कि वो एक अध्यादेश पारित कर दे 213 के तहत, जो कि न केवल विधायिका का अपमान है बल्कि न्यायपालिका का भी अपमान होता है। और इस तरह से आगे की राह क्या है? तो आगे की राह इसमें हम सरकारिया कमीशन, पंछी कमीशन, ठीक है, पंछी आयोग, सरकारी आयोग, SR बोम्मई के जजमेंट को लेकर, उनके न्याय को लेकर, उनकी बातों को रेखांकित करके उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए थे, उन्होंने जो अनुशंसाएं की थी, उन अनुशंसाओं को मानकर खासकर की 2 प्रमुख अनुशंसाएं कि उसकी नियुक्ति और उसके कार्यकाल की अवधि सीमित रहे, उसका जो है वो विस्थापन, ठीक है, एग्जीक्यूशन, रिमूवल, इन सारे प्रोसेस में एक विशेष कार्य रूप रहे, एक विशेष कोड ऑफ कंडक्ट का फॉलो हो ताकि राज्यपाल को जो है अपनी जॉब सिक्योरिटी मिल सके, उसके कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना हो और समय सीमा भी एक तरह से फिक्स की जा सके ताकि वो अपना काम आराम से कर सके। और इससे हम आगे निष्कर्ष दे देंगे कि राज्यपाल जो है वो राज्यों एवं
केंद्र के बीच की एक कड़ी होती है और उस कड़ी को मेंटेन करना बहुत आवश्यक है। लेकिन ये भी साथ में देखना चाहिए कि राज्यपाल जो है वो राज्य की राजनीति में हस्तक्षेप ना के बराबर करे, क्योंकि किसी लोकतंत्र में सरकार चलाने का अधिकार लोगों द्वारा चुने गए उस मुख्यमंत्री के अधिकार में होता है, उस मुख्यमंत्री का कार्यक्षेत्र होता है, ना कि केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए किसी राज्यपाल के हाथ में। इस तरह से आप इसको कंटेक्स्ट दे सकते हैं। अब देखते हैं इसका इंग्लिश वर्जन। Discuss the power and functions of governor and his role in the Bihar politics. The question has been divided into two basic parts. First is to discuss the powers and functions, and second, in context of the recent politics or upcoming or ongoing or a background of the politics in Bihar. Now there are two parts of the question. First is power and functions. So for performing functions or performing duty, there needs to be a power. So these two are interrelated concepts. So we have to define what are the powers which leads to the functioning of this governor in the particular state and in the context of the politics in Bihar which has been ongoing or which may have been the background process. So we'll start by introducing that Article 153 of the Constitution states that there shall be a governor in the state and which will act as a vital link between the union government and the state government. But it has been seen in the recent years that the governor has two specific duties. First, it acts as an agent of center. Second, it is the head of the executive of a state. But in the recent times, due to the pressure of the central government or due to having a majority party, a party having a majority in the central assembly, there is a kind of hegemony in the central level and governor is seen to be fulfilling the first duty, that is the agent of the center more in comparison to the other duty which is the head of the executive of the state and to run the functioning and the governance and head of the government of the state. Based on that, there are certain constitutional provisions. First is Article 154 that says that the executive power of the state shall be vested in the governor and shall be exercised by him either directly or by some delegated subordinate officers. So all of the executive actions in the state is being carried on either by the government directly or in the name of the governor. Similar to all of the executive actions in a country is by taken on in the name of president, may be president by directly or under the delegated powers or subordinate officers under the president of India, similar to the governor of a particular state. Article 155 says that the governor is appointed by the president of India under his warrant and seal, and that is why the very basic contention that it is appointed or it is being fixed, the duration or the tenure of the government is not fixed and he is only at the pleasure of the president. That is, when the president wants the governor to be removed, he will be removed immediately. And here in the case of the president, the president acts on the aid and advice of the central government, and so whenever the central government wants the governor to be removed, it can be removed and there is no security of tenure, and that is why there is incompetency seen in the recent years in the job of the governor and especially inclined in the favor of the central government. Now dividing upon the powers, there are five basic powers or four basically in region. First is executive, legislative, financial, judicial and discretionary power, and this is a special power of discretion which acts as per its value as per the situation. And if we compare this discretionary power of the governor with the president of India, it is seen that this discretionary power is more in the hands of governor in comparison to the president of India, or it can be said in other words that the governors of state enjoys more discretionary power in comparison to the discretionary power enjoyed by the president of India. So we'll see all this power one by one. So executive power, we know it is the head of the executive of all the states, and so all of the executive actions are formally been taken in his name. Article 166(1). He makes rule for the convenient of transaction of business. So he also is the head of the director of the architect of the making the business rules of the state government. Article 166(3). Appoints ministers and chief ministers, and he appoints advocate general of the states, solicitor general of the state,
He also appoints the election commissioner. He also appoints the members and chairmen to the Public Service Commission. He can seek information regarding to the administration of the affairs by asking the chief minister. Article 167, that is very very important, so he can ask about the day-to-day business and the conditions of law and order. Based on article 365, he may come to a conclusion that the present governance of a state cannot be run as per the constitution, and then he writes a report to the home ministry via the president of India, and then the president of India applies or promulgates article 356, that is the president's rule, which is not actually the president's rule, but that is ruled by the governor in the state. So these are all the points of his executive power. Now we'll move to other legislative power. Legislative powers means, since governor is a part of the legislature, just like the president is a part of parliament, a governor is also the part of state assembly, be it legislative assembly or legislative council. So he can summon the legislature, he can prorogate the legislature, he can dissolve it based on the advice of the council of ministers. He can address the state legislature in the both initial stages. So the first elected sessions and the first session of every financial year is being addressed by the governor, just like the president of India. He appoints the members of the state legislative assembly to proceed after the speaker and the deputy speaker's seat fall vacant. So whenever the seat of the speaker and the deputy speaker fell vacant, he has the power of appointing those persons who will proceed after that under Article 180. As like this, the president has the power to appoint some of the nominated members in the Rajya Sabha. The governor too have the same power, and to appoint some of the members in the legislative council. He decides on the question of disqualification of members in consultation of the election commission. He is also powered to reserve a bill for the presidential assent, Article 200, and that is given under the power 201 and 200. So he can reserve a bill which, if he thinks is against any law passed in the central legislature or the parliament, then he can reserve the bill for the final assent of the president. Recent example can be seen by the Gujkoke example, Gujarat control of organized crime. He lays the report of State Finance Commission, Public Service Commission, CAG report and others before the state legislature. Now talking about the financial power, so every money bill is to be introduced to the governor first, and it should be taken with his prior recommendation, Article 109. No demand can be made without his recommendation. He also applies for the contingency fund. He looks over the state budget being laid in the state legislature. He constitutes a finance commission which divides the funds between the state government and the panchayats, and also among the panchayats. So judicial power is basically the art of pardons, reprieves, respite, remission, punishment, and to suspend, and to commit a sentence of the person in any of the convicted case, Article 161, just like the President of India. Only thing is, he cannot pardon a person of a murder case. Similarly, he is consulted by the President while appointing the judge of the concerned High Court. So, in case of pardoning power, the governor does not have any power in the pardons for the martial law. So whoever person is being afflicted or is being designated as a violation of the crime in the martial law by the army, then the governor does not have any power of pardon. Then the power of pardon is at the hands of the President of India. Now discretionary power. Discretionary powers mean reservation of the bill for the conservation of the president. Again, appointing a member as a chief minister or a council of states or the council of states or ministers or the cabinet of ministers when no party is getting majority or not even a coalition is giving a majority. And the recent example of the Maharashtra case can be taken, where at 4 a.m. in the morning, Devendra Fadnavis and Ajit Pawar was made chief minister and deputy chief minister without having seen the majority of the vote or without being assured of the majority. They were given time to prove majority in the house, and in between the meantime there is a lot of buys and sales and purchase of MLA, which actually demeans the democracy also. Now what are the role of governor? So governor in Bihar is absolutely power by the center. So there was a disturbance when there was an NDA government in the center. It disturbed the current functioning Lalu Yadav as chief minister. When there come the UPA government in the center, it disturbed the current running NDA chief minister Shri Nitish Kumar ji. And recently, in after the 2015 election, which JDU and RJD
fought together, and after 1.5 years they separated and BJP and JDU founded a government, demarcating the mandate of the people, where the party with the highest number of seats were not allowed to take or to form the government. And when they moved toward the governor was busy in their dentist schedule, and so indirectly they appointed the chief minister without consulting the highest party first, and this was the violation of the role of the governors. And that is why there is a misuse of articles, that is article 356. So it has been since 70 years, it has been used 8 times in Bihar. Similarly, article 213, when the government does not want to scrutinize this bill, their decision, they follow the path of ordinances, or when they don't have any kind of special majority in order to pass some extra bills, they pave the way for ordinances and they repromulgate it. So after promulgation and repromulgation, the ordinance route is not only effective or not only downgrading the values of the parliament, is also downgrading the stature of the legislature as well as judiciary in the matters. Now what are the way forward? Way forward is nothing but to apply or to learn the judgment from the SR Bomai case, underline the implementation and the recommendations of the MM Punchi Commission, RS Sarkaria Commission, and make sure the working tenure and the work period of the governor to be fixed, and removal just to be like the removal of the Supreme Court judges and the High Court judges, so that their tenure will be fixed, his salary will be fixed, his work area will not be disturbed, and then he will be able to work independently, freely and fairly, and to maintain a proper link between the polity of the state and the center, which he is destined to do. So this was all for today's question. We will see you in the next video with next question. Till then, stay home, stay safe, take care. Jai Hind.